टॉपिक है ये इस चैप्टर के आखिरी दो टॉपिक है ये। पहला है सेक्सुअल ऑफेंसेस और दूसरा है अननेचुरल ऑफेंसेस। अब इसमें से सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है सेक्शन 375 से लेके सेक्शन 376 ई तक हम इसमें पढ़ेंगे। सेक्शन 375 से लेके सेक्शन 376 ई तक। इसमें कुछ और सेक्शन ये जो 376 ए बी ए बी सी डी ई जितने भी सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सेक्शन बाद में इंसर्ट किए थे, इसीलिए इसको इस तरह से ए बी ये सब नाम दिया गया है। अब होता क्या है सेक्सुअल ऑफेंस में, सबसे पहले सेक्शन 375 which defines what is rape and then section 376 that is punishment for rape। बस ये दो ही चीजें, एक तो रेप और एक पनिशमेंट फॉर रेप। और फिर वो जो 376 ए बी जो बाद में ऐड हुए वो अलग अलग केसेस में रेप के बारे में कुछ कुछ चीजें बताते हैं। तो सबसे पहले अपन सेक्शन 375 रेप की डेफिनेशन देख लेते हैं। The chapter subheading itself was changed from of rape to sexual offenses by Act number 43 of 1983। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज याद रखो कि 1983 तक इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम सेक्सुअल ऑफेंस नहीं था। इस सब हेडिंग का नाम सेक्सुअल ऑफेंस नहीं था, इसका नाम था ऑफ रेप। लेकिन 1983 में इस सब हेडिंग का नाम रेप हटा के सेक्सुअल ऑफेंस कर दिया। और ऐसा क्यों किया उसका भी एक रीजन है। अच्छा, पहले इस चैप्टर के अंदर सिर्फ रेप का ही पनिशमेंट दिया हुआ था मतलब सिर्फ रेप के बारे में ही बात की गई थी पहले इस चैप्टर के इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। बट रेप के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो सेक्सुअल ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करती है, बट उसको हम पर्टिकुलरली रेप नहीं बोल सकते। तो उन ऑफेंसेस को भी यहाँ पे जगह मिले, इसलिए इस हेडिंग का नाम चेंज करके रेप से सेक्सुअल ऑफेंस कर दिया। डेफिनेशन ऑफ रेप भी चेंज हो गई। द डेफिनेशन ऑफ रेप हैज अंडरगोन अ मेजर चेंज in admitting non-penile penetration also, but it continues to be gender specific as committed against a female। पहले रेप में पेनिट्रेशन होना बहुत जरूरी था, तभी उसको रेप माना जाता था। What is the meaning of penetration? The insertion of a gender specific thing, you can say penetration means, आप थोड़ा रिसर्च कर लेना पेनिट्रेशन पे, आप समझ जाओगे, बहुत नॉर्मल चीज है। तो पहले पेनिट्रेशन वाज अ कंपल्सरी थिंग फॉर द कमीशन ऑफ रेप, बट जब इसके बहुत ऑब्जेक्शन उठे, बहुत सारे केसेस में इसका ऑब्जेक्शन उठाया गया, तब जाके ये एडमिट किया गया कि बिना पेनिट्रेशन के भी रेप हो सकता है। ठीक है, तो नॉन पिनाइल पेनिट्रेशन को यहाँ पे एडमिट कर लिया। बट अभी तक भी ये जो ऑफेंस है ये एक जेंडर स्पेसिफिक ऑफेंस बन के बैठा है, यानी कि इट कैन बी कमिटेड ओनली अगेंस्ट अ फीमेल, यानी रेप कैन ओनली बी कमिटेड अगेंस्ट अ फीमेल। ठीक है, आप इस सेक्शन की हेडिंग पढ़ोगे तो ही समझ जाओगे। अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, पहला सेंटेंस, अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, यानी ये ऑफेंस सिर्फ फीमेल के अगेंस्ट ही हो सकता है। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमिटी, रेप के केसेस में भी ये वाली जो रिपोर्ट है 2013 वाली जस्टिस वर्मा कमिटी, जिसको हम बार बार पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 फरवरी 2013 को जब ये अमेंडमेंट किया था तो बहुत सारे सेक्शन जो रेप के हैं खास करके, इसमें बहुत कुछ चेंजेस किए गए थे। ठीक है, अभी आप सेक्शन 375 की डेफिनेशन देख रहे होगे, वेयर एक्ट के अंदर आपको कुछ एक पेज की डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी। इसमें जो ऊपर के ए बी सी डी क्लॉज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो पर्टिकुलर एक्ट है जो रेप कमिट होने के लिए जरूरी है।
ठीक है, आप इनको रीड करना, ये पर्टिकुलर एक्ट को शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद अंडर द सर्कमस्टेंस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शन, और फिर 7 डिस्क्रिप्शन वहां पे दिए हुए हैं, वो 7 डिस्क्रिप्शन कंडीशन को शो करते हैं। ठीक है, ऊपर के जो 4 क्लॉज थे ABCD, वो एक्ट को शो करते हैं कि आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हो, और उसके बाद जो 7 डिस्क्रिप्शन दिए हैं वो कंडीशन को शो कर रहे हैं कि वो जो एक्ट आप कर रहे हो वो किस कंडीशन में कर रहे हो। तो पहली कंडीशन, अगेंस्ट हर विल, यानी जिस वुमन के साथ आप ऊपर बताए हुए 4 एक्ट में से कुछ भी कर रहे हो वो उसकी विल के अगेंस्ट कर रहे हो। विल यानी कि उसकी मर्जी के अगेंस्ट कर रहे हो, यानी कि उसके रेजिस्टेंस के बाद भी कर रहे हो। शी इज रेजिस्टिंग देन ऑल्सो यू आर डूइंग। उसके बाद सेकेंड डिस्क्रिप्शन, विदाउट हर कंसेंट। विदाउट हर कंसेंट का मतलब सामने वाले ने कंसेंट नहीं दिया देन टू यू आर डूइंग। अब एक चीज होती है अगेंस्ट हर विल और एक चीज होती है विदाउट हर कंसेंट। दोनों जब हम पढ़ते तो हमें लगता है कि विल और कंसेंट लगभग सेम ही चीज है, और सच में भी यहाँ पर डिफरेंस बहुत थिन है कि विल, अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट में डिफरेंस क्या है। देखो, अगेंस्ट हर विल का मतलब कि सामने वाला कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहा है, देन टू आपने वो एक्ट किया। ठीक है, और विदाउट हर कंसेंट का मतलब तो आपने सामने वाले से पूछा ही नहीं, ना सामने वाले ने उस चीज के लिए कोई कंसेंट दिया। तो दोनों में थोड़ा फर्क है, विल में और कंसेंट में फर्क है। अभी मैं कुछ केसेस बताऊंगा आपको, आप समझ जाओगे। तीसरा, विथ हर कंसेंट, व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन whom she is interested in fear of death or of hurt। तीसरी चीज कि आप जो एक्ट कर रहे हो, जो रेप के 4 एक्ट मैंने ऊपर बताए, आप रीड करोगे उसको, अगर आप उनमें से कोई भी ऑफेंडिंग एक्ट कर रहे हो, चलो मान लो कंसेंट के साथ कर रहे हो, बट वो जो कंसेंट है वो कंसेंट आपने उसे डरा धमका के लिए, या तो आपने उसको जान से मारने की धमकी दी है, या आपने उसको हर्ट करने की धमकी दी है, या आपने उसके किसी ऐसे पर्सन को हर्ट करने की या जान से मारने की धमकी दी है जो उसके बड़े क्लोज है, यानी शी माइट बी इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन। जैसे करते हैं ना हम लोग, कोई गुंडा किसी को लूटने आता है तो पैसे मांगने के लिए उसके बच्चे के सिर पे बंदूक रखता है, कि इसको मार दूंगा मैं। यानी जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड हो, सामने वाला उसको भी मारने की धमकी दे सकता है। तो अगर ये ऑफेंडिंग एक्ट आपने कंसेंट के साथ किया है, लेकिन जो कंसेंट है वो फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ हर्ट के कारण ऑब्टेन की गई है, तो भी उसको रेप कहेंगे। फोर्थ, with her consent, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married। फोर्थ वाले टॉपिक में भी देखो कंसेंट के साथ ही कर रहे हैं एक्ट, तो एक्ट तो कंसेंट के साथ ही कर रहे हैं, बट यहां पे उस वुमन को नहीं पता है कि ये मैन कौन है। वुमन को ये लग रहा है कि जो मैन ये एक्ट कर रहा है वो उसका हस्बैंड, ऐसा वुमन को लग रहा है। वुमन को क्या लग रहा है कि जो मैन वो ऑफेंडिंग एक्ट कर रहा है वो इस वुमन का हस्बैंड है, यानी इस वुमन की उस मैन से लॉफुली मैरिज हुई है। बट मैन, जो आदमी जो ये एक्ट कर रहा है, वो जानता है कि ही इज नॉट हर हस्बैंड, देन टू उसने ये ऑफेंडिंग एक्ट किया, तो उसको भी रेप कहेंगे। समझ रहे हो आप? ये जो आखिरी के थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लॉज में आपको बता रहा हूं ना, इन तीनों में कंसेंट है, बट आप देखिए कंसेंट गलत तरीके से ली गई। फोर्थ क्लॉज में कंसेंट जान से मारने की धमकी देके, हर्ट करने की धमकी देके ली गई थी थर्ड क्लॉज में। फोर्थ क्लॉज में कंसेंट कैसे लिए? कंसेंट ऐसे लिए कि वुमन को लग रहा है कि आप उसके हस्बैंड हो, वुमन को लग रहा है कि आपकी उससे लॉफुली मैरिज हुई है, बट आप जानते हो कि यू आर नॉट हर हस्बैंड, फिर भी आपने ऑफेंडिंग एक्ट किया। और फिफ्थ क्लॉज में भी कंसेंट की बात होती है, विथ हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन or the administration by him personally or through another of any stupefying
or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequence of that to which she gives consent. और ये फिफ्थ वाले में जो कंसेंट आपने ली है उस वुमन से, ये कंसेंट उस वुमन ने तब दी है जब वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से गुजर रही थी, या वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में थी, या उसने कोई ऐसा ड्रग वगैरह या कोई नशे का सामान, कोई ऐसा इंटॉक्सिकेशन वाली चीज, कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसने ले रखा था, चाहे उसने खुद से लिया हो चाहे किसी ने उसे एडमिनिस्टर किया हो, बट इन टोटल बात सिर्फ इतनी सी है कि वो वुमन अपने होश में नहीं थी। या तो वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की है, पागल है, या फिर उसने कोई इंटॉक्सिकेशन वाला सामान, कोई प्रोडक्ट उसने कंज्यूम किया है, चाहे खुद से किया हो चाहे किसी और ने उसको करवाया हो, बट अभी वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है। इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में जो पर्सन होता है वो जिस चीज के लिए कंसेंट देता है उसको नहीं पता होता है कि उस कंसेंट का नेचर और कंसिक्वेंस क्या हो सकता है। सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो। इस वुमन ने इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में कंसेंट तो दे दी उस एक्ट के लिए, but she was unable to understand the nature and consequence of the consent which she is giving. तो इस केस में भी आप अगर ऐसा एक्ट करोगे तो उसको रेप माना जाएगा। और सिक्स्थ क्लॉज, अगर वो वुमन 18 साल से कम की है, अगर वो वुमन 18 साल से कम की है, तो चाहे उसकी कंसेंट से किया हो एक्ट या चाहे उसकी कंसेंट के बिना किया हो एक्ट, उसको रेप ही कहेंगे, with or without her consent when she is under 18 years of age. और सेवेंथ क्लॉज है when she is unable to communicate the consent. जब वो कंसेंट को कम्युनिकेट करने के लिए असमर्थ है, यानी कि वो कंसेंट कम्युनिकेट कर ही नहीं सकती या उसने किया ही नहीं। ये 7 क्लॉज जो मैंने बताया, 7 डिस्क्रिप्शंस, ये डिस्क्रिप्शन थे कि जो एक्ट आप कर रहे हो वो रेप कब कहलाएगा। क्योंकि अगर 18 ईयर से ज्यादा की एज है, कंसेंट के साथ किया जा रहा है, दैट इज नॉट कॉल्ड रेप। बट रेप किन सर्कमस्टेंसेस में माना जाएगा, ये 7 डिस्क्रिप्शन आपको याद रखना है। और विथ कंसेंट रेप कब माना जाता है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। 4 ऐसे सर्कमस्टेंस मैंने आपको बताए जहां पे विथ कंसेंट रेप माना जाता है, वो चारों सर्कमस्टेंस याद रखना। अब इतना समझ गए हो तो अब आ जाओ अपन कुछ केस लॉ देख लेते हैं। इन अ मैट्रिमोनियल सेटिंग it would not have resulted in rape if the woman was still less than 18 and above 15, so long as there was consent by virtue of exception number 2. आप इसमें ना एक एक्सेप्शन देखना नीचे की तरफ, आप उस सेक्शन में देखो, नीचे 2 एक्सेप्शन दिख रहे होंगे, एक्सेप्शन नंबर 1 और एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन नंबर 1 में क्या लिखा है, अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन shall not constitute rape. कई बार कोई मेडिकल प्रोसीजर भी होता है, कोई डॉक्टर कोई मेडिकल प्रोसीजर कर रहा है, तो ऊपर जो आपको ऊपर वाले 4 वो पढ़ना क्लॉज आप पहले तो, कि किन चीजों को रेप कहा जाता है। ठीक है, उसमें आप जो थर्ड वाला पढ़ोगे उसमें आप देखना, उसमें लिखा है whoever a man is said to commit rape when he manipulate any part of the body of woman so as to cause penetration into the vagina. यानी कोई ऐसा मैनिपुलेशन करना वुमन की बॉडी के साथ जिससे पेनिट्रेशन हो सके। तो कई बार कुछ ऐसा मेडिकल प्रोसीजर होता है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसमें भी इनमें से दिया हुआ कोई एक्ट होता है, खास करके मैनिपुलेशन ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमन सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन। ऐसे कुछ मेडिकल प्रोसीजर होते हैं, तो कोई इंसान उस मेडिकल प्रोसीजर को रेप ना कह दे, इसलिए एक्सेप्शन में दिया हुआ है कि मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। दूसरा एक्सेप्शन देखिए, दूसरा एक्सेप्शन क्या बोलता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ, द वाइफ बीइंग अंडर द एज ऑफ 15 इयर्स इज नॉट रेप।
अब आप देखो यहां पे क्या लिखा है, एक्सेप्शन बड़ा अजीब लगेगा आपको ये। अगर एक मैन कोई सेक्सुअल एक्ट करता है अपनी वाइफ के साथ, अगर कोई मैन एक सेक्सुअल एक्ट करता है अपनी वाइफ के साथ और उसकी वाइफ 15 साल से कम की नहीं है, 15 से कम की नहीं है बोल रहे हैं, मतलब 15 से ज्यादा चलेगा, मतलब 16, 17, 18 भी चलेगा। अरे 18 के ऊपर होता तो हम ऑब्जेक्शन ही नहीं लेते, है ना, क्योंकि 18 के ऊपर तो लीगल एज है। बट इन्होंने 15 लिखा है, मतलब 15 से 18 तक भी अगर कोई वुमन आपकी वाइफ है और आप सेक्सुअल एक्ट कर रहे हो तो उसको रेप नहीं बोलेंगे, ऐसा लिखा है इस एक्सेप्शन के अंदर। बट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया इन इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। The Supreme Court has held that the provision to be unconstitutional in so far it relate to a girl between age of 15 to 18 years। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स लिखा है, मतलब 15 साल से लेकर 18 साल तक की लड़की अगर आपकी वाइफ होगी और आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो उसको रेप नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि जब हमने खुद यहाँ पे ये बता रखा है कि 18 साल से कम की गर्ल के साथ अगर आप विथ कंसेंट भी कोई सेक्सुअल एक्ट करोगे, आप देखिए सिक्स्थ वाला सर्कमस्टेंस, सिक्स्थ वाला डिस्क्रिप्शन, विथ और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अनेबल, व्हेन शी इज अंडर 18 इयर्स ऑफ एज। 18 साल से कम की अगर है तो कंसेंट के साथ भी करोगे तो भी रेप बोलेंगे उसको। तो यहाँ पे जब वो 18 साल से कम की है तो चाहे वो आपकी वाइफ हो, कंसेंट दे रही हो, बट रेप तो रेप ही कहलाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में इस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया। तो ये जो एक्सेप्शन नंबर 2 है ना, अब इस एक्सेप्शन नंबर 2 को आप 15 ईयर्स की एज रीड नहीं करोगे, नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज आप इसको रीड करोगे। ठीक है, वो 15 साल है, उसको अमेंडमेंट नहीं कर रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केस के जजमेंट के बाद से हम उसको 18 साल ही रीड करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया है। के बाद अगेंस्ट हर विल वाली एक चीज बताता हूं मैं आपको, अगेंस्ट हर विल। प्रोसिक्यूट्रिक्स का मतलब समझते हो आप लोग, समझ ही गए होंगे अभी तक तो। प्रोसिक्यूट्रिक्स मतलब कंप्लेनेंट लड़की है यहाँ पे, इसलिए उसको प्रोसिक्यूट्रिक्स बोल रहे हैं। The prosecutrix stated that the first offending act was done despite her resistance, but subsequently she became a consenting party because of the repeated promise of marriage। यहाँ पे आप न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ते हो कि शादी का वादा किया, प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया, कंसेंट ऑब्टेन करी, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और बाद में शादी का मना कर दिया। कितने केसेस रोज पेपर में ऐसे आते। वही एक केस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे प्रोसिक्यूट्रिक्स ने क्या बताया एविडेंस में, कि पहली बार जब वो ऑफेंडिंग एक्ट हो रहा था, मतलब पहली बार जब वो सेक्सुअल एक्ट हो रहा था, तो उसने रेजिस्ट किया, उसने रेजिस्ट किया यानी उसने मना किया। बट सब्सिक्वेंटली बाद में, जब बाद में और कभी ये सेक्सुअल एक्ट हुए तो वो एक कंसेंटिंग पार्टी बन गई। कंसेंटिंग पार्टी बन गई मतलब कि उसने अपनी कंसेंट दे दी, यानी पहली बार जब ऑफेंडिंग एक्ट हुआ था तो शी रेजिस्टेड, बट सब्सिक्वेंटली शी बिकेम अ कंसेंटिंग पार्टी। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रिपीटेड प्रॉमिस ऑफ मैरिज। क्योंकि सामने वाला उसको बार बार प्रॉमिस कर रहा था कि वो शादी करेगा, शादी करेगा, शादी करेगा। दैट इज व्हाई द गर्ल बिकेम अ कंसेंटिंग पार्टी इन दैट केस। उसने अपनी एफआईआर में भी ये बताया कि दैट शी सरेंडर्ड बिफोर हिम इवन एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट एक्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉमिस ऑफ मैरिज। कि पहली बार भी जब ये ऑफेंडिंग एक्ट हो रहा था तब भी उस वुमन ने अपनी कंसेंट दे दी थी, अपने आप को सरेंडर कर दिया था, बिकॉज ऑफ द प्रॉमिस ऑफ मैरिज। व्हाट द कोर्ट डिड, द कोर्ट हेल्ड that her version was not reliable and found that the charge against the accused did not stand established। यानी कोर्ट ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस लड़की के बयान को हम रिलायबल नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें कोर्ट ने बोला कि पहली बार मैंने रजिस्ट किया था, बट सब्सिक्वेंटली बाद में
मैंने रेजिस्ट नहीं किया, मैंने अपनी कंसेंट दे दी। बट एफआईआर में ये कह रही है कि पहली बार में भी मैंने रेजिस्ट नहीं किया था, पहली बार में भी मैंने प्रॉमिस ऑफ मैरिज के लिए हाँ बोल के कंसेंट दे दी थी। तो कहा कि इसका ये वर्जन रिलायबल नहीं है, इसलिए हम एक्यूज्ड को इस चार्ज के लिए लायबल नहीं मान सकते, उसको एक्विट कर दिया कोर्ट। अब यहां पे देखो बात अगेंस्ट हर विल की उठ रही थी, बट वो अगेंस्ट हर विल वाली चीज प्रूफ ही नहीं हो पाई, क्योंकि कंसेंट दे दी थी उसने सब्सिक्वेंटली। और अगर कंसेंट दे दी है ना, तो फिर अगेंस्ट हर विल तो बोल ही नहीं सकते, इच्छा के अगेंस्ट तो बोल ही नहीं सकते। फिर तो बस हम यही बोल सकते हैं कि विदाउट कंसेंट हुआ है। और फिर सवाल ये उठता है कि विदाउट कंसेंट कहाँ हुआ है, कंसेंट तो दी है उसने। तो फिर ये बताना पड़ेगा कि कंसेंट जो है वो गलत तरीके से ऑब्टेन की गई, वो डिसीटफुल तरीके से ऑब्टेन की गई है, फिर ये वहां पे ग्राउंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसका भी देखो मैं केस बताता हूँ आपको। कंसेंट ऑन प्रॉमिस ऑफ मैरिज, जो कि सबसे ज्यादा होता है। कंसेंट ऑन प्रॉमिस ऑफ मैरिज यानी कि शादी का वादा करके कंसेंट ऑब्टेन कर लेना। अब देखो कंसेंट किस किस तरह की होती है ये हम भी जानते हैं। कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, कोयर्स भी हो सकती है, मिसगाइडेड भी हो सकती है, विलिंगली भी हो सकती है, और डिसिटफुल तरीके से भी हो सकती है। यानी अ कंसेंट में बी एक्सप्रेस, इट मे बी इम्प्लाइड। एक्सप्रेस यानी कि बोल के ली गई है एकदम सामने टू सामने। इम्प्लाइड यानी कि आपके एक्ट से पता चल रहा है कि सामने वाला कंसेंट कर रहा है, कंसेंट दे रहा है। कोयर्स्ड यानी कि गलत तरीके से ली गई है, फोर्स करके ली गई है। मिसगाइडेड यानी कुछ गलत बता के, कुछ गलत प्रॉमिस करके ली गई है। विलिंगली यानी सामने वाले ने खुद दी है। और डिसिटफुल यानी कि आपने फोर्स करके ली। एक होता है रेप और एक होता है कॉन्सेंशुअल सेक्स। रेप यानी कि जो मैंने आपको 7 डिस्क्रिप्शन बनाए उन 7 डिस्क्रिप्शन के अंदर होना चाहिए। और कॉन्सेंशुअल सेक्स का मतलब होता है कि सामने वाले से कंसेंट आपने ऑब्टेन की है और उस कंसेंट के बाद ही जो एक्ट हो रहा है वो हो रहा है। The court must very carefully examine whether the accused has actually wanted to marry the victim or had a malified motive and had made a false promise to this effect only to satisfy his lust, as the latter falls within the ambit of cheating or deception. कोर्ट को काफी अच्छे से ये एग्जामाइन करना पड़ता है कि क्या सच में एक्यूज्ड शादी करना चाहता था, या उसका शुरू से ही मालाफाइड मोटिव रहा है कि वो सिर्फ झूठे प्रॉमिस करता था अपनी लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि अगर वो झूठे प्रॉमिस करके अपनी लस्ट सेटिस्फाई करेगा तो ये चीटिंग और डिसेप्शन की कैटेगरी में फॉल करता है। An accused can be convicted of rape only if court reaches a conclusion that the intention of the accused was malified. यहां पे ये चीज समझना, जब जब कंसेंट प्रॉमिस ऑफ मैरिज की बात पे ली जाती है, रेप किया जाता है और फिर उसका केस बनता है, तो कोर्ट उस केस में एक्यूज को कॉन्विक्ट तभी करती है जब कोर्ट को ये क्लियर पता चल जाता है कि एक्यूज का इंटेंशन शुरू से ही खराब था। कुछ देखो ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पे शादी का वादा करके रेप किया गया, बट लड़की जानती थी कि लड़के के परिवार वाले इंटरकास्ट मैरिज के अपोज्ड रहते हैं। लड़की समझ सकती थी इस चीज को कि आगे जाके ये प्रॉब्लम आएगी। लड़के ने भी कोशिश की शादी करने की, लेकिन लड़के की नहीं चली और लड़के के फैमिली वाले नहीं मान रहे। तो इस केस में कई बार कोर्ट ने यह भी माना है कि लड़की इंटेलिजेंट थी, उसको पता था कि इंटरकास्ट मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है। देन टू उसने कंसेंट दी उस एक्ट के लिए। तो कंसेंट देते वक्त लड़के ने फोर्स तो किया नहीं था, उसको समझ में आना चाहिए कि मेरी इस कंसेंट का कंसिक्वेंस क्या हो सकता है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट ने कई बार एक्विट भी किया है एक्यूज्ड। तो ये याद रखना कि जब जब कंसेंट ऑन प्रॉमिस ऑफ मैरिज होता है वहां पे कोर्ट को ज्यादा दिमाग लगाना होता है। वहां पे कोर्ट को तब एक्यूज्ड को गिल्टी मानना होता है जब ये समझ में आ जाए कोर्ट को कि द इंटेंशन ऑफ एक्यूज्ड वाज मालाफाइड। क्योंकि अगर लड़का सच में शादी करने के लिए तैयार होगा तो फिर उसका इंटेंशन हम मालाफाइड नहीं बोल सकते। अगर उसने शादी के लिए पूरी कोशिश की, सब किया, तो हम उसका इंटेंशन मालाफाइड नहीं बोल सकते। ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस आया जहां पे विल और कंसेंट को डिफरेंशिएट किया गया, जो हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले। अगेंस्ट हर विल would ordinarily mean that the intercourse was done by a man with a woman despite her resistance and opposition.
मैंने आपको ये बताया था कि अगेंस्ट हर विल का मतलब कि सामने वाली वुमन रेजिस्ट कर रही है फिर भी आप एक्ट कर रहे हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द एक्सप्रेशन विदाउट हर कंसेंट वुड कॉम्प्रहेंड एन एक्ट ऑफ रीजन अकम्पनीड बाय डेलिबरेशन। और विदाउट हर कंसेंट का मतलब क्या होता है? विदाउट हर कंसेंट का मतलब होता है कि आप जो एक्ट कर रहे हो वो डेलिब्रेशन के साथ कर रहे हो, यानी आपकी तो पूरी इच्छा है करने की, आप कर रहे हो, आपने कोई कंसेंट नहीं सामने वाले से, लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाले के अंदर भी थोड़ा डेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, रेजिस्ट नहीं कर रहा है सामने वाला बट कंसेंट भी नहीं दी, ठीक है। वो चीज होती है, और यहाँ पे यही प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सामने वाले ने कंसेंट दी कि नहीं दी, कहीं उसकी कंसेंट इंप्लाइड कंसेंट तो नहीं थी। तो ये चीज समझना पड़ेगी, ये केस पढ़ोगे तो समझ। जो थर्ड और फोर्थ क्लॉज था उसको पैसिव नॉन रेजिस्टेंस बोला जाता है। पैसिव नॉन रेजिस्टेंस का मतलब कि सामने वाली वुमन, आप थर्ड और फोर्थ क्लॉज को देखो एक बार। थर्ड क्लॉज में था विथ हर कंसेंट व्हेन द कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट, और फोर्थ वाले में था विथ हर कंसेंट व्हेन शी थिंक दैट यू आर हर हस्बैंड बट एक्चुअली यू नो दैट यू आर नॉट हर हस्बैंड। तो जो थर्ड और फोर्थ क्लॉज है उसमें वुमन रेजिस्ट तो नहीं कर रही है बट कंसेंट जो है वो फ्रॉड तरीके से दी गई, तो इसलिए उसको पैसिव नॉन रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। इफ अ गर्ल डज नॉट रेजिस्ट इंटरकोर्स in consequence of misapprehension then this does not amount to consent on her part। अगर लड़की को मिस एप्रीहेंशन हो रहा है, लड़की आपको कोई और समझ रही है बट आप जानते हो कि आप वो नहीं हो, क्योंकि लड़की तो आपको मिस एप्रीहेंड कर रही है इसलिए वो आपको रेजिस्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने कंसेंट दे। अगर डर के या दहशत में आके उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया आपके सामने, तो इसका मतलब भी ये नहीं है कि उसने कंसेंट दे दी सेक्सुअल एक्ट के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको सेक्शन 375 में समझना थी। सेक्शन 375 की जो डेफिनेशन है वो हमने कंप्लीट कर ली है, आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना, कुछ चीज उसमें छूट ना जाए। अब आ जाओ सेक्शन 376 पे, यानी पनिशमेंट फॉर रेप पे। अभी सेक्शन 375 में सिर्फ रेप को डिफाइन किया है, अब सेक्शन 376 में रेप की पनिशमेंट दिखाई दी। Whoever except in the cases provided in subsection 2, सबसेक्शन 2 है सेक्शन 376 का, बहुत बड़ा, आप देखना उसको। उसके अलावा अगर कोई भी केस में रेप होता है, कोई भी केस में रेप होता है तो रिगरस इंप्रिजनमेंट मिलेगा, जो कि 10 साल से कम का नहीं हो सकता, लेकिन लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन तक एक्सटेंड हो सकता है। मतलब सबसेक्शन 2 में जो सजाएं हैं वो अलग है, उसको अभी हम पढ़ेंगे, बट उसके अलावा अगर कोई रेप हुआ है जो सबसेक्शन 2 में फॉल नहीं करता है तो उसमें आपको रिगरस इंप्रिजनमेंट मिलेगा, और रिगरस इंप्रिजनमेंट जो है वो 10 साल से कम का नहीं हो सकता और एक्सटेंड हो सकता है लाइफ इंप्रिजनमेंट तक। मतलब 10 साल से लेके लाइफ इंप्रिजनमेंट तक का हो सकता है, और रिगरस इंप्रिजनमेंट ही होना चाहिए, सिंपल नहीं हो सकता। अब बात करो सेकंड सबसेक्शन की, कि सेकंड सबसेक्शन में ऐसा क्या दिया हुआ है। तो देखो सेकंड सबसेक्शन के अंदर रेप के अलग अलग टाइप दिए। सबसे पहले, अगर एक पुलिस ऑफिसर रेप करता है, यानी सबसे पहले वाली जो चीज है सेकंड सबसेक्शन में वो है कि एक पुलिस ऑफिसर अगर रेप करता है, कहां पे करता है? अपने पुलिस स्टेशन की लिमिट के अंदर, या फिर अपने पुलिस स्टेशन के ही अंदर, या फिर कोई वुमन जो उस पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में हो, या कोई वुमन जो उस पुलिस ऑफिसर के सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में हो, उसके साथ रेप करना। चीज समझ में आई? कि एक पुलिस ऑफिसर रेप करता है या तो अपने पुलिस स्टेशन की लिमिट के अंदर, या अपने पुलिस स्टेशन के ही अंदर, या अपनी पुलिस कस्टडी में रखी हुई किसी वुमन के साथ, या किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर के साथ कस्टडी में रखी हुई वुमन के साथ। ये पहला चीज। दूसरी चीज, कोई पब्लिक सर्वेंट है जो किसी वुमन का रेप करता है, अपनी उस पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में कोई वुमन है उसका रेप करता है, या उस पब्लिक सर्वेंट के सबॉर्डिनेट किसी पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में कोई वुमन है उसका रेप करता है। आप आर्म्ड फोर्स के मेंबर हो, आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है और आप उसी एरिया के अंदर किसी का रेप कर देते हो, आर्म्ड फोर्स के मेंबर हो आप स्टाफ हो जेल का, या आप जेल के मैनेजमेंट का स्टाफ हो, या किसी रिमांड होम, या किसी ऐसी प्लेस ऑफ कस्टडी जहां पे वुमन या चिल्ड्रन को रखा जाता है, कोई वुमन या चिल्ड्रन का इंस्टीट्यूशन, और आप वहां के स्टाफ हो और आपने वहां के किसी इनमेट के साथ रेप कर दिया,
इनमेट मतलब कि वहां पे कोई, क्योंकि वो वुमन और बच्चों का इंस्टीट्यूशन है जिसको किसी लॉ के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश किया गया है, तो वहां पे जो वुमन और चिल्ड्रन है आपने उनमें से किसी का रेप कर दिया। आप किसी हॉस्पिटल का स्टाफ हो या आप किसी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट हो और आप उस हॉस्पिटल में आई किसी वुमन के साथ रेप कर देते हो, आप उस वुमन के रिलेटिव हो, उसके गार्जियन हो, उसके टीचर हो, या ऐसा कोई भी पर्सन हो जिसपे वो वुमन ट्रस्ट करती है। यानी कि फैमिली में कुछ ऐसी चीजें होती है ना जहां पे ट्रस्ट किया जाता है, जैसे कि रिलेटिव होना, गार्जियन होना, टीचर होना, या कोई भी ऐसा पर्सन होना जो कि पोजीशन ऑफ ट्रस्ट रखता हो उस वुमन के साथ, उस वुमन का रेप कर दिया। कमिट्स रेप ड्यूरिंग कम्युनल और सेक्रेटरियन वायलेंस, कम्युनल वायलेंस हो रहा है कहीं पे, कुछ दंगे हो रहे हैं और रेप कर दिया। कमिट रेप ऑन अ वर्किंग वुमन, कमिट रेप ऑन अ वुमन नोइंग हर टू बी प्रेग्नेंट, जानते हो कि वुमन प्रेग्नेंट है देन टू रेप किया। कमिट रेप ऑन अ वुमन इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, एक ऐसी वुमन जो कंसेंट देने में सक्षम नहीं है उसका रेप करना। बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर अ वुमन कमिट रेप ऑन सच वुमन, आपकी पोजीशन उस वुमन के साथ डोमिनेंट है, यानी आप उससे बड़ी पोजीशन पे हो, आप जो उसको बोलोगे वुमन मानेगी क्योंकि आप एक डोमिनेंट पोजीशन पर बैठे हो। अपने उस डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज करके आपने उस वुमन का रेप किया। कमिट रेप ऑन अ वुमन सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, वुमन को मेंटल फिजिकल डिसेबिलिटी है, यू कमिटेड रेप। while committing rape causes grievous bodily harm or maims or disfigure or endanger the life of a woman, रेप कर रहे हो वुमन का, लेकिन उस रेप के साथ ग्रीवियस हर्ट भी उसकी बॉडी को कर रहे हो, उसे मेम कर रहे हो। मेम करने का मतलब मैंने कल भी बताया था, बॉडी के पार्ट को किसी तरह से तोड़ना, विकलांग बनाना, या डिसफिगर कर रहे हो, या उस वुमन की लाइफ को एंडेंजर कर रहे हो। कमिट रेप रिपीटेडली ऑन द सेम वुमन, एक ही वुमन पे बार बार रेप आप कर रहे हो। ये सारी चीजें सेकेंड सबसेक्शन में फॉल करती है, ये सारी चीजें सेकेंड सबसेक्शन में फॉल करती है। और यहां पे आपकी जो पनिशमेंट है वो है रिग्रेस इंप्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years, 10 साल से कम का नहीं हो सकता, बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, लेकिन लाइफ इंप्रिजनमेंट तक एक्सटेंड हो सकता है। सजा की बात करोगे तो कोई फर्क नहीं दिख रहा है आपको इसमें और इसके पिछले वाले सबसेक्शन 1 के अंदर। रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 10 साल से कम का नहीं हो सकता, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकता है, और क्लियरली लिख के रखा है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट मीन्स द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ, मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी है, जब तक वो जिएगा तब तक वो जेल में रहेगा, इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट बोलते हैं। साथ में फाइन भी उसके ऊपर लगाया जाएगा। इसी के अंदर एक और चीज है, और वो क्या है, सबसेक्शन 3, whoever commit rape on a woman under 16 years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to life imprisonment, which shall mean the imprisonment for the remainder of that person natural life plus fine। मतलब 16 साल से कम की लड़की का अगर रेप होगा, कोई वुमन 16 साल से कम की है, तो उसके लिए देखो स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे बना के रखा है, सजा उसमें थोड़ी ज्यादा गंभीर है। अगर लड़की 16 साल से कम की है या 16 साल के अंडर है, तो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट जो आपका 10 साल का था मिनिमम, वो यहाँ पे मिनिमम 20 साल का हो गया। मतलब 20 साल से कम का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दे ही नहीं सकते, और मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं, ठीक है, और साथ में फाइन भी लगाया जाएगा। और आप एक चीज याद रखिएगा, रेप के केस में सेक्शन 376 में जो फाइन है, दैट फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द वुमन दैट इज द विक्टिम। वो फाइन इतना होगा जितना उस विक्टिम के इलाज में खर्चा होगा, और वो जो फाइन लगाया जाएगा वो विक्टिम को दिया जाएगा। द फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम, वो फाइन विक्टिम को दे दिया जाएगा। ये जो 16 ईयर्स वाली एज की बात आपको बताइए, ठीक है, तो फाइन जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए, विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए होना चाहिए, और वो फाइन का जो अमाउंट है वो विक्टिम को दे देना चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल चलता है। चलिए अब आइए सेक्शन 376 ए पे। सेक्शन 376 ए याद रखिएगा, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013, ये एबीसीडी वाले जितने भी बताऊंगा। सबसे पहले इसमें है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। देखो ये सेक्शन ऐड किया था निर्भया केस के बाद, और आप जानते ही होंगे कि निर्भया एक बहुत ही गंभीर रेप केस था,
जिसमें रेप तो हुआ ही था, साथ में मर्डर भी हुआ था। अब जब 376A सेक्शन नहीं था तो उसमें ऐसा कोई आईपीसी में प्रोविजन ही नहीं था जहां पे रेप के साथ अगर मर्डर भी हो जाता है तो उसका प्रोविजन दिया। ऐसा कोई एक्ट इंक्लूडेड नहीं था आईपीसी में। बट वहां पे जो ऑफेंस हुआ उस ऑफेंस में यही हुआ, वो उस एक्ट के अंदर उस वुमन का रेप तो हुआ ही था, साथ में उसकी जान ले ली गई थी। और जान जाने के पहले उस रेप से इतना बुरा इंपैक्ट पड़ा था कि वो एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट के अंदर चली गई थी। परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट के अंदर मतलब एक ऐसी स्टेट जहां पे विक्टिम कुछ कर ही नहीं सकता, समझ लो कोमा में चले गया हमेशा के लिए। वो एक ऐसी स्टेट में आ गया जहां पे वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसकी बॉडी काम ही नहीं कर रही है। कुछ दिनों तक उसकी बॉडी ने काम नहीं किया था, फिर उसको अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया गया, कहीं शायद सिंगापुर वगैरह उसको लेके जा रहे थे इलाज के लिए, और तब उसकी डेथ हो गई। तो इसका कोई पनिशमेंट स्पेसिफिक था ही नहीं। अलग अलग सेक्शन लगाए थे, रेप का अलग लगाया था, मर्डर का अलग लगाया था। फिर जब 2013 में अमेंडमेंट हो ही गया तो फिर उन्होंने एक सेक्शन 376A बना दिया कि अगर कोई व्यक्ति वुमन का रेप करता है और उस रेप के कारण उसकी डेथ कर देता है, या उसको परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचा देता है, एक ऐसी स्टेट में पहुंचा देता है जहां पे उस वुमन की बॉडी काम करना बंद कर देती है, तो उस केस में पनिशमेंट क्या होगी। तो उस केस में जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है वो 20 साल से कम का नहीं हो सकता। रिगरस इम्प्रिजनमेंट 20 साल से कम का नहीं हो सकता, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकता है। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब पूरी उम्र उस व्यक्ति की जितनी नेचुरल लाइफ है पूरी, और साथ में डेथ पेनल्टी यहाँ पे लगा दी। क्योंकि देखो मर्डर के अंदर भी मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, डेथ पेनल्टी है ना। मर्डर के अंदर भी इनफैक्ट डेथ पेनल्टी डायरेक्ट नहीं होती है, वो भी बहुत सारे केसेस में कुछ बहुत सारे फैक्टर को देख के, पर यहाँ पे डायरेक्टली डेथ लगा दिया कि अगर रेप के बाद आपने उसका मर्डर किया, रेप के साथ आपने उसकी डेथ करी है, तो आपको भी डेथ मिल सकती है, कैपिटल पनिशमेंट। रिजॉइन कर लो फिर आगे बता।